औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम डायनामिक्स, उसका लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक सेकंड टाइप ऑफ फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि फोर्स को हमने इसी चैप्टर में डिफाइन किया है, ऐसा ही है या नहीं? हमने चैप्टर के शुरू में इनर्शिया डिफाइन किया, फोर्स को डिफाइन किया, मोमेंटम को डिफाइन किया। फिर इस चैप्टर में हमने फोर्स और चेंज इन मोशन का रिलेशन, जो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसे एस्टेब्लिश किया। उसके बाद हमने हमारी डेली लाइफ में जिन फोर्सेस का हमें सामना करना पड़ता है, सुन रहे हो, उनमें से कुछ फोर्सेस को हम इस चैप्टर में अब आगे डिस्कस करेंगे। पहला था वेट, एक फोर्स है जो जमीन किसी बॉडी पे, अब ये कपड़ा देखकर इसके और जमीन के दरमियान में कोई कनेक्शन है नहीं है ना, कोई कांटेक्ट है नहीं है ना, लेकिन जमीन फिर भी इसको खींच रही है। ऐसी फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स कहते हैं, और वेट एक फील्ड फोर्स है, ठीक है। दूसरी है टेंशन, तनाव। तीसरी है फ्रिक्शन। चौथी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पांचवी है सेंट्रीफ्यूगल। छठी हमने पीछे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, और रिएक्शनल फोर्स बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया लगती है, और एक होती है नॉर्मल फोर्स ऑफ ए सर्फेस। वी वर टॉकिंग अबाउट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रिंग की बात हम कर रहे थे। कंसीडर ए ब्लॉक सपोर्टेड बाय ए स्ट्रिंग। एक ब्लॉक पे जरा गौर कीजिए जिसको एक रस्सी ने थाम रखा। द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड ऑन द स्टैंड। जो ऊपर वाला सिरा है रस्सी का, उसको बांधा गया किसके साथ? स्टैंड के साथ, तो जुड़ा हुआ, ठीक है। एज शोन इन द फिगर 3.11, लेट कैपिटल W बी द वेट ऑफ द ब्लॉक। इसका वेट है, और ये वेट वो कुव्वत है जिससे जमीन इसको नीचे खींच रही, ऐसे। जब ये ब्लॉक इस रस्सी को खींचेगा तो रस्सी तन जाएगी, सुन रहे हो? ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस पॉइंट पर रस्सी कहां खींचेगी? ऊपर की तरफ। और इस पॉइंट पर रस्सी किधर को खींचेगी? इस रॉड को रस्सी नीचे खींच रही है, और यहां से रस्सी यहां से किधर खींच रही है? यहां से सेंटर पर रस्सी किस सिमत में खींचेगी? क्या डायरेक्शन होगी? इसका जवाब मैं आज आपसे नहीं पूछता, पूछूंगा लाजमी जिस दिन वेक्टर्स की डैश पढ़ा डाली, उस दिन पूछूंगा। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? समझ आया नहीं आया? द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग। याद रखना, टेंशन ब्लॉक, जहां पे ब्लॉक के साथ रस्सी जुड़ी है वहां पे टेंशन ऊपर की सिम, और जहां पे रस्सी आयरन स्टैंड के साथ जुड़ी है वहां पे टेंशन नीचे की सिम, रस्सी नीचे खींच रही है, और ये रॉड किधर खींच रहा है? ऊपर खींच। द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड बाय इट्स वेट, ठीक है। दिस कॉजेस ए टेंशन। ये जो ब्लॉक का खिंचाव है ना, ये रस्सी में एक तनाव पैदा कर देता है, एक तनाव।
कैपिटल, उसकी क्वांटिटी कैपिटल टी, इसका यूनिट क्या होगा टेंशन का? यूनिट क्या होगा? यूनिट टेंशन क्या है? फोर्स है ना, तो यूनिट क्या होगा? वेट क्या है? फोर्स है ना, उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही है, न्यूटन न्यूटन। तो ये जो खिंचाव है, जो पुल है ब्लॉक का ऑन द स्ट्रिंग, इट कॉजेज अ टेंशन कैपिटल टी इन द स्ट्रिंग। वो रस्सी में कैपिटल टी न्यूटन की टेंशन पैदा कर देता, मतलब फोर्स पैदा कर देता, खिंचाव पैदा कर देता। द टेंशन कैपिटल टी इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड एट द ब्लॉक। ब्लॉक पर जो टेंशन की सिमत है वो किधर को है? ऊपर को। एज द ब्लॉक इज एट रेस्ट, जैसा कि ब्लॉक किस पे? रेस्ट पे है। मजे की बात, ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन ऊपर की सिमत में, दूसरा वेट नीचे की सिमत में। ठीक है, समझ आया नहीं है? अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, वाई एक्सिस ऊपर की सिमत में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? ऊपर की सिमत में पॉजिटिव और नीचे की सिमत में नेगेटिव। और राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे क्या? बात याद रखोगे नहीं रखोगे? क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। तो बच्चे जो सिमत पॉजिटिव वाई एक्सिस के सिमत में हो ना जो फोर्स, उसे पॉजिटिव लेना, और जो नीचे के सिमत में उसे नेगेटिव लेना। तो मैं अगर इन दोनों फोर्सेस का टोटल निकालूं इस ब्लॉक पे, तो टी पॉजिटिव और डब्ल्यू क्या? नेगेटिव। टोटल सम क्या आएगा? क्यों जीरो? क्योंकि ये नेट फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? नेट फोर्स क्या? टी माइनस डब्ल्यू, ये बराबर होती है एम ए के। क्योंकि ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। लिहाजा टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करने से जीरो आ गया, लिहाजा टी किसके बराबर आ जाएगा? मतलब इस रस्सी में जो टेंशन है वो ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। आप बात समझ आई? ये नहीं आई? So as the block is at rest, so therefore the weight of the block acting downward must be balanced by the upward tension T in the, ठीक है जी? तो ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ये नेट फोर्स, तो नेट फोर्स का निकालेंगे, जो फोर्स ऊपर की सिमत में है वो पॉजिटिव, जो नीचे की सिमत में वो। तो नेट का होता है असल में तमाम फोर्सेस का मजमूआ जो किसी बॉडी पे लग रही होती है। ठीक है, तो द टेंशन T इन द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ ब्लॉक। ये वेट ऑफ ब्लॉक के बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगी? उसके मुखालिफ। ऐसा ही है। तो वेट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। टेंशन भी फोर्स है, वेट भी फोर्स है, तो बोथ आर द वेक्टर्स। अब बच्चे एक बात गौर से सुनना, जो मैं आपको काम करवाने जा रहा हूं ना, उसको सुनो। दो केसेस होंगे और दोनों में हमने रस्सी में टेंशन निकालनी है। एक होगा पुली के ऊपर से रस्सी गुजर रही है, एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? तो जिसका मास कम होगा उसका वेट भी क्या होगा? W2 M2G के बराबर होगा और W1 किसके बराबर होगा? अब मुझे बताओ कौन सा ब्लॉक नीचे की सिमत में मूव करेगा, कौन सा ऊपर की सिमत में? M1 नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो, सिर्फ एक बात सोच के बताना है। इस ब्लॉक M1 पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? पहले शक्ल को देख लो, देख लिया? अब बताओ इस ब्लॉक पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? कौन कौन सी? एक इसका वेट नीचे के सिमत में, दूसरा ऊपर के सिमत में टेंशन। अब बेटा जब हमने इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, टोटल फोर्स, तो कैसे निकालेंगे? मैंने इसके ऊपर नेट फोर्स निकाली थी कि जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के सिमत में हो वो पॉजिटिव, नीचे की सिमत में वो नेगेटिव ले लो। यहां ब्लॉक रेस्ट पे था,
और यहां ब्लॉक रेस्ट पे मूव कर रहा है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे की सिम में, और यहां पे ये किस सिम में मूव कर रहा है? ऊपर की सिम में। दोनों का एक्सेलरेशन एक क्यों? क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से जुड़े हैं। तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। अब मुझे ये बताओ यहां पे मैं किस चीज को, जितनी टेंशन इसमें है ना उतनी टेंशन यहां पे भी होगी, नहीं? अब मुझे ये बताओ इस बॉडी पे दो फोर्सेस आपने कह दी अमल कर रही, अब बताओ यहां पे टेंशन पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, या वेट पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? जल्दी बताओ। ये फोर्स नेगेटिव लेंगे और ये पॉजिटिव लेंगे? बेटा नहीं, जब बॉडी मूव कर रही हो ना तो फिर आपने देखना डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी है, डाउनवर्ड है ना। तो याद है मैंने जब इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया तो मैंने कहा था जो फोर्सेस इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होंगी वो क्या ली जाएंगी? पॉजिटिव। और जो उसके अपोजिट होंगी वो क्या ली जाएंगी? तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, तो लिहाजा जो आपका वेट है वो पॉजिटिव लिया जाएगा और जो टेंशन है वो नेगेटिव। तो जो इसके ऊपर नेट फोर्स है, सुन लो गौर से, एफ नेट जो आएगी वो बराबर होगी किसके? दो फोर्सेस के सम के। वेट पॉजिटिव लेंगे प्लस टेंशन, ब्रैकेट ओपन कर दो, W1 माइनस टी। W1 किसके बराबर है? M1 G के बराबर है माइनस टी। F नेट किसके बराबर होगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स किसके बराबर होती है? ma के। ma के ना, लेकिन ये मास कौन सा है? M1। M1 a के बराबर होगी। जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है उसी के, तो इधर आ जाएगा M1a M1a। सुन रहे हो? आपने पता क्या कर लिया बेटा? आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। आपने इस मास पर लगने वाली नेट फोर्स की इक्वेशन लिख दी है। ये बहुत बड़ा और बहुत 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 मुश्किल काम समझा जाता है। आप जैसे बच्चों से ये एस्पेक्ट बड़ी मुश्किल किया जाता है कि आप करेंगे ये काम, आपने तो ये चुटकी में कर दी है। अच्छा शहरोज मुझे बता दे, शहरोज ये मैंने किस पे नेट फोर्स कैलकुलेट की है? किस पे की है? किस पे? M1a किस पे फोर्स कैलकुलेट हुई है? नेट फोर्स ऑन M1। दो फोर्सेस थी, नेट फोर्स। अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं, M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। साइड एक्सचेंज कर दिया तो फर्क पड़ता है? लेफ्ट साइड को राइट पे ले दो, राइट पे लेफ्ट को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो मुझे अब ये बताओ नेट फोर्स ऑन M2 कौन लिखवाएगा? लिखवाएगा फिर वही नेट फोर्स ऑन M2। आज तू लिखवा। पहले तो ये बता M2 पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? कौन कौन सी? ना बड़े बोलोगे तो आएगा ना। W2 उसका वेट नीचे की सिम में और टेंशन। हाँ, अब इनमें पॉजिटिव किसको लेगा? वेट को पॉजिटिव लेगा। हाजी क्यों लेगा वेट को पॉजिटिव? मैंने एक बात लिखी हुई है कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन रेफरेंस है। अब मुझे ये बताओ ब्लॉक M2 इनिशियली किधर को मूव कर रहा है? नीचे को मूव कर रहा है, ऊपर को। तो तुझे पता नहीं है फिर टेंशन पॉजिटिव होगी और वेट नेगेटिव होगा। तो यहां जनाब जो आपकी नेट फोर्स है वो बराबर आ जाएगी किसके? T प्लस माइनस W2। ठीक है, अब बेटा इसको खोल लो तो T वैसे ही। W2 किसके बराबर होगा? M2G के। और अपना टर्म M2A के बराबर होगी। दूसरी क्वेश्चन आपकी आ जाएगी, मैं M2G पहले लिख दूं, M2G नेगेटिव साइन पहले डाल देता हूं प्लस बाद में, और M2A आखिरी पर। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। ठीक है बेटा, अगर तो ये आपने लिख ली है। नेट फोर्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओ की फोर्स लग रही है इस पे? नहीं लग रही। इधर को फोर्स लग रही है, इधर को लग रही है, नहीं लग रही। बस ये दो ही लग रही और
आपने उसका नेट कैसे निकाला? इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के जरिए से। जो क्वांटिटी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। और जो क्वांटिटी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होगी हम उसको लेंगे नेट फोर्स कैलकुलेट करने में। अगर ये बात आपने याद रखी बेटा जी, आपने पहले केस के लिए क्या कैलकुलेट कर लिया? टेंशन भी और एक्सेलरेशन। ये दो इक्वेशन लिखना काम होता है, आगे कोई काम नहीं है इसमें। यहां तक अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछो। अंग्रेजी लिखनी होती है इसके साथ। असल काम ये है जो मैंने करवाया आपसे। आपने मैस M1 पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, नेट फोर्स, उसकी इक्वेशन लिखनी है। और आपने M2 मैस के ऊपर जो नेट फोर्स है उसकी इक्वेशन लिखनी है। जब ये दो इक्वेशन आ जाएंगे हम अलजेब्रा यूज करेंगे और टी भी निकाल लेंगे और एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे। यहां तक अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लो। जिसको बात समझ नहीं आई मुझसे पूछ ले। सबको आ गई है? पक्का? अच्छा, इस केस ये केस ऐसा है, इसमें बड़ा मैथ कौन सा है? तो बेटा जब न्यूमेरिकल करो ना तो ये बात याद रखना कि M1 बड़ा लेना और M2 का लेना, तब ये फार्मूले अप्लाई होंगे, वरना ये फार्मूले अप्लाई नहीं हो सकते। ये केस जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो फार्मूले प्रूव कर रहे हैं, उन फार्मूले में हमने सपोज कर लिया कि M1 ग्रेटर है M2 से। तो जब M1 बड़ा होगा तो W1 भी बड़ा होगा W2 से। मैथ बड़ा तो वेट भी बड़ा। यह केस सेंसिटिव प्रूफ। इसमें अगर आपने छोटा मास M1 ले लिया ना, सारा केस ही उलट जाएगा। समझ आया? इसलिए इन चीजों को समझिए। अब दूसरा केस, यहां तक किसी बच्चे को मसला है, ये काम आपने करना है। आपने पहले, लेकिन मैं आज देखता हूं आपने जो किया होगा कैसे किया होगा। ठीक है बेटा? आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है? कहता वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। तो कैलकुलेट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, ये सवाल होगा। क्या कहेंगे? कैलकुलेट टेंशन एंड acceleration in a string when, या for the vertical motion of two bodies, दो बॉडीज का एक ऊपर जाएगी और एक तो वर्टिकली मूव कर रही है, टॉप टू बॉटम मूव कर रही है। For the vertical motion of two bodies attached to a string, दोनों किससे जुड़ी होंगी? एक रस्सी से। और वो रस्सी भी किससे पास हो रही होगी? हाँ, to the ends of a string that is passes that passes over a, जो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से अब पुली के अंदर फ्रिक्शन नहीं है। हमने कह दिया पुली के अंदर रगड़ मजामत की कुव्वत नहीं है। समझ आया नहीं है? इग्नोर कर दिया हमने उसको, मसला कैसे? तो ये आपने ऊपर हेडिंग दे देनी है, ठीक है? वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। अब आपने सारी वही बातें हैं। अगर मैं आपके सामने एक बात कहूं, कंसीडर, मेरी बात सुने, कंसीडर ए बॉडी, ठीक है? या कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस M1 एंड M2। पढ़ लो पहला जुमला, यही बात कहनी है। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया? समझ आया? तो कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस M1 एंड M2 attached respectively, attached, कौन attached है? बॉडी ए और बी attached है to the opposite ends of a string, एक रस्सी के मुखालिफ सिरों से। अच्छा, यहां बड़ी मजेदार उन्होंने बात कही है कि इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग? इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इसका क्या मतलब है? तो बच्चा बता सकता है? ऐसी रस्सी जिसकी लेंथ चेंज ना हो सके, एल कांस्टेंट हो, फिक्स्ड लेंथ। समझ आया नहीं? बाका रस्सी को खींचते तो थोड़ी लंबी हो जाती है, ऐसे ही। तो जनाब
ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कांस्टेंट हो। ये एक एडजेक्टिव है और ये नॉट, ठीक है, एक्सटेंसाइल। सुन रहे नहीं सुन रहे? मतलब वो चीज जिसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसकी लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो फिर गौर से सुन ले, कंसीडर। अब ऐसा क्यों कहा? रस्सी का नाकाबिले खिंचाव होना क्यों जरूरी है? रस्सी का इनएक्सटेंसिबल होने से हमें क्या फायदा होगा? उसमें बच्चे हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि ये बॉडी मूव कर जो ये मूव ही ना करे। इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। समझ आया? नहीं आया? सो एक्सेलरेशन में फर्क आ जाएगा रस्सी की लेंथ अगर। तो consider two bodies of masses, body A and B of masses M1 and M2 respectively attached to the ends, opposite ends of a inextensible string passing over a frictionless as shown in the figure। बस शक्ल बना दे, समझियो? इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद बेटा ये लेट है ना, शक्ल बनाने के बाद लिखना, इसके बाद शक्ल आ जाएगी। जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का कहा था, सुन रहे हो? और उसके बाद एक सपोजिशन कहनी है कि फर्ज कर लेते हैं लेट M1 इज ग्रेटर देन M2। क्या मतलब है? तो जब M1 बड़ा है तो फिर M1 नीचे मूव करेगा और M2 किधर मूव करेगा? बस। तो ये सपोजिशन आपके सारे काम की जान है, इसको भूलना नहीं है। न्यूमेरिकल करते हुए ये बात लाजमी याद रहे। तो लेट M1 इज ग्रेटर देन M2, द बॉडी A बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड। क्योंकि A का मैस क्या है? M1 A का मैस है ना, तो द बॉडी A बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड। आप यहां पे ये कह दें सो M1 विल मूव डाउनवर्ड with some acceleration A, the same time the body B to the other end of the string moves up with the same acceleration A। समझ आ नहीं है? लिख सकते हो नहीं लिख सकते? ये सपोज कर लिया, सो पे क्या कहना है? M1 is greater than M2, so M1 will move downward with some A, and at the same time M2 will move in the with the same acceleration A। let अब यहां से काम भी शुरू हो गया। सुनते जा रहे? याद होता जा रहा नहीं होता जा रहा? रट्टा लग रहा है? हाँ, रट्टे में तो बड़े चलाक हो। सो अब हमने ये फर्ज कर लिया, ये सपोजिशन है सारी। इसका फायदा ये हुआ कि M1 नीचे मूव करेगा, M2 ऊपर मूव करेगा। अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जो रस्सी है इसके अंदर टेंशन है, तनाव, वो कैपिटल T के बराबर है। हमें नहीं पता लेकिन दोनों साइडों पे होगा सेम। दोनों साइडों पे क्या होगा? रस्सी सेम है ना, तो टेंशन दोनों साइडों पे सेम होगी। द पुली इज फ्रिक्शनलेस। पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है। सो इस वजह से जो टेंशन यहां पे वही टेंशन इस साइड पे भी होगी। हैंस टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ये इसका फायदा हुआ। समझ आ? पुली के फ्रिक्शनलेस होने का मैं ये फायदा हुआ। ये सारी सपोजिशन है। M1 ग्रेटर M2 से, डाउनवर्ड ये गया, अपवर्ड ये गया, एक्सेलरेशन ये है, टेंशन T है, पुली फ्रिक्शनलेस है, सो देयरफॉर दोनों साइडों पे टेंशन क्या होगी? सेम होगी। ठीक है? एंड द टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट। पूरी की पूरी जो रस्सी है उसके अंदर टेंशन सेम होगी। सिंस बॉडी A मूव्स डाउनवर्ड, हेंस इट्स वेट M1G इज ग्रेटर देन द टेंशन। वेट ज्यादा ना और टेंशन कम है ना, मूवमेंट नीचे की सिमत में है ना,
तो m1 सुन रहे हो, since body A moves downward hence its weight m1g is greater than the tension T in the string, net force ये आ गई बॉडी A पे, मैंने पीछे यही तो लिखी थी, नेट फोर्स ऑन m1 जिसको आप A कह रहे हैं, ये लिखी थी ना। अब वहां मैंने वर्ड में लिखा नेट फोर्स ऑन A, अदरवाइज नेट फोर्स तो ऐसे लिखते हैं, समझ आया नहीं यार? तो यही हमने यहां पे लिखा। अब ये यहां से काम शुरू हो गया आपका, नेट फोर्स निकाल लेगा। सिमिलरली बेटा दूसरे के लिए पता हम क्या लिखेंगे, सुन रहे हो? इसके लिए हम कहेंगे सिंस बॉडी B मूव्स अपवर्ड, ठीक है? सुनते हो? बोलते फिर क्यों नहीं? अपवर्ड, हैंस जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो क्या होगा, अब वेट नहीं बढ़ा होगा, हैंस टेंशन इज ग्रेटर देन, जो कैपिटल T होगी इज ग्रेटर देन द वेट m2g, नहीं समझ आया? फुल स्टॉप, बस। m2 वेट स्ट्रिंग का नहीं है, वेट ब्लॉक का है, क्लियर हुआ? थोड़ा सा समझ के लिखना। लिहाजा नेट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, T माइनस m2g, मैंने यही लिखा था, यही था ना, वो डायरेक्ट वेट की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सुन रहे हो? एनी प्रॉब्लम? अब जरा ये पहले एक को देख ले, फिर दूसरा आपको लिखना आसान हो जाएगा। क्या किया, सिंस बॉडी A moves downward and its weight m1g is greater than the tension, so the net force is this. वेट बढ़ा तो वो पॉजिटिव होगा, टेंशन नेगेटिव होगी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स किसके बराबर होती है, ma के, और मास क्या है, m1, तो m1a आ गया नेट फोर्स की जगह पे, इसकी जगह पे m1a आ जाएगा, लगा दिया मैंने, और इसको मैंने लेफ्ट साइड पे कर दी और इसको मैंने राइट साइड पे कर दी। मसला किसी को, ये असल में आप नेट है तो इसकी जगह पे m1a आ जाएगा, मसला। सिमिलरली ये एज द बॉडी B मूव्स अपवर्ड, वही आया, हैज इट्स वेट, उसका वेट क्या है, हाँ जी एक मिनट, m2g इज लेस देन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। प्रॉब्लम किसी, तो यहाँ वेट, मजे की बात, यहां जहां ग्रेटर लिखा गया वहां पे लेस डाल दे, सब चीजें सिर्फ वही होंगी, ऐसा ही है, ये भी मजे की चीज है। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B T माइनस m2g हो जाएगा, टेंशन ज्यादा है ऊपर की सिम में। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, m2a के बराबर, नेट फोर्स है ना, तो m2a के बराबर होगी, तो इसकी जब m2a आएगा तो हमने इसको ये लिख दिया। ये दोनों इक्वेशन लिखनी आ गई, इनको घर जाके कम अज कम 5 दफा लिखना, बहुत बेनिफिशियल लगती है। अब जनाब गौर से सुनना, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अब यहां तक उन्होंने क्या आगे बस किया, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, दोनों इक्वेशन आपके पास है। चलो मुझे पहली इक्वेशन लिखवा दे, क्या थी पहली इक्वेशन, इधर से देख के, ये पॉजिटिव है, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1, याद रखोगे? इधर से मैंने दूसरी इक्वेशन लिखनी है, टेंशन पॉजिटिव होगी, टेंशन पॉजिटिव होगी ना, t पॉजिटिव ले लिया और वेट क्या होगा, नेगेटिव, तो मैं क्या कहूंगा, m2g इज इक्वल टू m2a। अब मैं यहां लिख रहा हूं बाय इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर, ऐड करने से क्या होगा, माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, सुन रहे हो? m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मोशन ऊपर है ना, तो m2g नेगेटिव होगा, माइनस m2g प्लस टी इज इक्वल टू m2, ऐड करना, ये कट गया, मजे की बात। अब m1 तो m2 तो ये वेरिएबल्स हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, मैं नीचे लिख रहा हूं m1g
माइनस M2 वैसे लिख दिया ना नीचे दोनों इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। इन दोनों से G कॉमन आएगा, M1 माइनस M2 बाहर आ गया G, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, तो A कॉमन ले लो। मुझे A निकालना था ना, G तो मैं पता क्या होता है, तो ये नीचे चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट M1 माइनस M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस इज इक्वल टू A। समझ आया नहीं आया? यही चीज बेटा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, नहीं यहाँ बेशक ब्रैकेट डाल दो, इशू किसी को। अब T निकालना, मतलब आया किसी को? पहली इक्वेशन नजर आ रही है, दूसरी भी नजर आ रही है। अब बेटा दो तरीके हैं किसको निकालने के, T को निकालने के। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? दो तरीके हैं। एक ये कि आप लोग क्या करें, गौर से सुनते जाइएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से पकड़े और उठा के पहली इक्वेशन में पुट कर दें, या एक्सेलरेशन की वैल्यू पकड़े और किसी इक्वेशन में पुट कर दें दूसरी इक्वेशन में। आप मुझे बताएं किस इक्वेशन में डालें, पहली में या दूसरी में? दूसरी में डाल देते हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे करें। ओके, सो पुटिंग किसको, A इक्वल्स टू M1 माइनस M2 G भी आएगा सर, डिवाइडेड बाय इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है आपकी, माइनस M2 G प्लस T इज इक्वल, यही है। यहां वैल्यू आएगी यहाँ A की, माइनस M2 G प्लस T M1 माइनस अब इसको ये ना करना, काट दिया इससे, ये नहीं कटेगा। अब मजे की बात देखें, ये M2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, बेशक अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये M2 को सिर्फ G के साथ लिख दो। सुन रहे हो? ये नहीं सुन रहे? तो ये यूं हो जाएगा, गौर से सुनना, M1 माइनस M2 M2G डिवाइडेड बाय, यार मुझे तो सिर्फ T निकालना, तो मैं T को यहां पे रखता हूं, इसको उठा के दूसरी जगह पे ले आता हूं, तो M2G आ जाएगा, इधर प्लस होगा। अच्छा बेटा, इसको अब सॉल्व करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे या तो आपका एलसीएम क्या आ रहा है, M1 प्लस M2 ही आएगा, तो हर चीज को इससे मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही है? पहला तरीका, हर चीज से इसको मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम यही आएगा M1 प्लस, सबको लेना आता है, 4.1 तो कर चुके हो ना अभी तक, M1 प्लस M2 आ गया, ये नहीं आया। M1 प्लस M2 आपके पास आ चुका है बेटा, पहले से मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, आंसर आएगा M1 M2G आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा एक और बात, अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे, इससे, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, रिजल्ट आएगा प्लस M1 प्लस M2 M2G। समझ आया? कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए इस ब्रैकेट में M1 माइनस M2 है, इसमें M1 प्लस M2 है, और मजे की बात इसके साथ भी M2G, इसके साथ भी M2G, क्या दोनों से ये कॉमन ले सकता हूँ? नहीं समझ रहे? मैथमेटिक्स कर करके बूढ़े हो गए, फैक्टराइजेशन का पूरा चैप्टर आप लोगों ने कर लिया, नहीं समझे? एचसीएफ निकालना सीख लिया, एलसीएम निकालना सीख लिया, फार्मूलों से फैक्टराइजेशन सीख ली, फैक्टर थ्योरम यूज कर लिया, रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लिया, अब तो खुदा का खौफ कर लो, बस करो। आगे चलूं? तो क्या आ जाएगा जी आगे? कैपिटल T इज इक्वल टू, कॉमन ले लिया, अंदर बच गया M1 तो कैपिटल T बराबर आ जाएगा
अंदर ब्रैकेट खोलोगे, पता है ना स्टेप्स का। अब अंदर की ब्रैकेट खोलेंगे, -m2 + m2 काट गया, क्या बच गया अंदर? ये भी m1 है, ये भी m1 है, कितनी दफा ऐड हो रहा है? m2, ये इसके नीचे आए, जैसे कि ना 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर आके 2 टाइम्स m1, ऐसा ही है। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा, अक्सर बच्चे m1 + m2 छोड़ जाते हैं। अब क्या आ जाएगा, 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 + ये टेंशन। मसला किसका, यही टेंशन का फार्मूला लिखा हुआ। सो बच्चे करना क्या, असल में यहां तक करने के बाद ना, ये 2 इक्वेशन निकालने के बाद अंग्रेजी तो लिख लोगे, 2 इक्वेशन भी आसानी से लिख लोगे। अब तो समझ आया, ये नेट फोर्स की जगह पे, इसकी जगह पे आपने m1a डाल देना, डाल दिया, और इसकी जगह पे m2a डाल देना, डाल दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? फिर आपने कहना दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और उसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के आप लोगों ने किसमें डाल देना, दूसरी इक्वेशन में। अब यहाँ -m2g नेगेटिव था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया और m2g कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ओपन कर दी, कैंसिलेशन हुई, रिजल्ट आ। अगर अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लो, अगर अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लो, बोलो। सबको समझ आ गया? अगर नेक्स्ट जो प्रूफ है मैं वो आपको दे दूं, कैसा लगेगा? चले एक काम करते हैं, अगर केस कुछ यूं हो, बात तो कर सकता हूं ना, या वो भी नहीं? अच्छा, जल्दी से बताना मुझे जरा। ये एक टेबल है, एक ब्लॉक इस टेबल पे पड़ा हुआ, ये पुली है, जो टेबल पे मैच पड़ा हम उसको m2 कह देते हैं, और जो नीचे लटक रहा है उसको m1 कहते हैं। याद रखोगे, ये केस सेंसिटिव है, ये भी कि जो टेबल पे है वो m2 है, वो ज्यादा या कम हम में से कोई सरोकार नहीं, लेकिन जो मास टेबल पे पड़ा होगा इस फार्मूले के मुताबिक वो m2 हो। तो न्यूमेरिकल करते हुए इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब मुझे बताओ, ये वाला मैच किधर को मूव करेगा जहन? ऊपर को, नीचे को, दाएं को, बाएं को, कहां? अच्छा हाँ, तो ये बताओ, नीचे। यार इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है, जहन नीचे को जाएगा। इसका वेट किधर है? तो ये m1 जो कि m1g है, ये एक्सेलरेशन है इसमें। अच्छा चलो जहन ये बताओ, ये वाला मैच किधर को जाएगा? ऊपर को जाएगा, ऊपर को। हाँ, जहन टेबल पे एक चीज पड़ी हो तो यहां खड़ा होकर इसको खींचे रस्सी को, तो वो चीज किधर को जाएगी? ऊपर को जाएगी। किधर को जाएगी? नीचे। नीचे तो टेबल है यार जहन, साइड पे। किस साइड पे? पुली की तरफ जाएगी या इधर जाएगी? या इसकी एक्सेलरेशन इस साइड पे। क्लियर हो गया? अच्छा जहन बता, m2 के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही? इसके ऊपर 2 फोर्सेस हैं, एक इसका वेट नीचे की सिम्त में, दूसरा रस्सी की टेंशन। अच्छा बताओ, इसमें जब मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो कौन सी फोर्स पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी? टेंशन नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों टेंशन क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि वो मूव नीचे की सिम्त में कर रहा है, तो जो चीज मोशन की डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव लेंगे, और जो उसके अपोजिट होगी वो नेगेटिव लेंगे। अब मुझे ये बताओ, यहां पे टेंशन की सिम्त क्या है? यहां पे पुली की तरफ या पीछे की तरफ? यस, टेंशन यहां पे इस सिम्त। क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन भी इसी सिम्त। वेट किस सिम्त में होगा इसका? वेट किस सिम्त में? W2 नीचे की सिम्त। कोई और फोर्स लग रही है इस ब्लॉक पे? नहीं लग रही।
एक तो टेंशन होगी, दूसरा वेट हो गया, तो तीसरी फोर्स भी है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने नजरअंदाज की हुई है। हमने ये फर्ज कर लिया कि टेबल की सरफेस और पुली दोनों फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। तो तीसरी फोर्स है यहाँ पे। हाँ। शाबाश, टेबल की नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स जो इसको ऊपर को धक्का दे रहा है, ये तीसरी फोर्स। तो इस बॉडी पे 3 फोर्सेस हैं और वर्टिकल फोर्सेस का नेट क्या हो जाएगा? 0। जितना याद है ना, मैंने कहा था टेबल पे पड़ी हुई बुक टेबल को नीचे की शिफ्ट में दबाती है जिस फोर्स के साथ वो एक्शन है, और टेबल जिस फोर्स के साथ ऊपर को धक्का देता है वो रिएक्शन है। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन है। नेट नहीं समझ आया? क्लियर हो गया? सो वर्टिकल मोशन 0 है, सो देयरफॉर वर्टिकल फोर्स भी 0 होगी। सो जो नेट फोर्स निकलेगी वो टेंशन ही होगी। तो इस ब्लॉक पे सिर्फ टेंशन अमल कर रही है बस, ठीक है। समझ आ गया? तो लिहाजा जो सुन लो, यहां पे नेट फोर्स निकलेगी वो बराबर होगी किसके? फॉर M1 किसके लिए? नेट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? बोले पहली फोर्स क्या उसका? वेट W1, और दूसरा क्या? टेंशन। अब एक्सेलरेशन की सिम में कौन है? वेट। F नेट बराबर आ जाएगा W1 प्लस, बेशक आप माइनस टी लिख दें, ये M1 जी है, ये माइनस टी है, और ये M1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। याद आया? क्योंकि मास, तो ये इक्वेशन तो आपने फर्स्ट में भी लिखी है, उधर भी यही लिखी इसके लिए, ये लिखी हुई है ना। तो जितना आपने फर्स्ट केस में लिखा था वो यहाँ पे भी वही चीज रहेगी। M1 के लिए तो वही इक्वेशन है। अब जनाब M2 के लिए, तो फॉर M2 पहली फोर्स कौन सी है? वेट W2, वेट ऑफ M2। तीसरा रिएक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स कौन सी होती है? ऐसी फोर्स जो सरफेस के साथ कितने डिग्री के एंगल बना के ला करिए? 90 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। और तीसरी कौन सी है? टेंशन। तो आपको ये पता है कि W2 और रिएक्शन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। हम यहां लिख देते हैं, सिंस W2 एंड R बैलेंस ईच अदर, ठीक है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन इन दिस मास। इसमें कोई वर्टिकल मोशन है तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? फिर 0। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसमें कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे बैलेंस कर रहे हैं? बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये आपको समझाने के लिए क्लियर हो गया? सो F net on what? On M2 is simply the tension जिसके सिम्प में ये मूव कर रहा है, और ये क्या है? F net M2A के बराबर आ जाएगी। तो M2A is equal to T, so this implies T is equal to M2A। मसला किसी को अगर बात नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ लें जी। क्या बात समझ आ गई? बताएं जी। बेटा आपने M1 के ऊपर भी नेट फोर्स की इक्वेशन लिखनी और M2 पे भी लिखनी। जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि M1 पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, आप नेट फोर्स की इक्वेशन नहीं डाल सकते।
और जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि M2 के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, आप नेट फोर्स की इक्वेशन नहीं कर सकते। तो आपने फिर ये चेक करना कौन सी फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं, वो भी आपने कैंसिल करनी। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो ये हमने इक्वेशन लिख ली है, 2 इक्वेशन, ये पहली है वो दूसरी है, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन अगर आपको लिखनी आ गई हैं तो बेटा रिजल्ट आपके हाथ में। यहां तक किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। अच्छा, सो दूसरा बेटा नीचे की सिम में इसका वेट है, जो जमीन इसको खींच रही है, रस्सी खींच रही है। बेटा ब्लॉक किधर को मूव करेगा? नीचे की सिम में। मैंने पहले कहा था जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगी उस सिम में लगने वाली फोर्स क्या होगी, जो उसके अपोजिट होगी वो क्या होगी। ये तो मैं दूसरे चैप्टर में कन्वेंशन लिख के आ रहा हूँ, वो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ब्लॉक की मूवमेंट नीचे की सिम में है, तो जो फोर्स मोशन की सिम में होती है वो पॉजिटिव ली जाती है और जो उसके अपोजिट होती है वो क्या ली जाती है। ये मैंने आपको ये सारा करवाने से पहले मैंने ये लिखा हुआ कि हाउ टू फाइंड द नेट फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ VI इज टेकन एज रेफरेंस, मतलब जो उसके सिम्प में होंगी वो पॉजिटिव होंगी और जो उसके अपोजिट होंगी फोर्सेस वो नेगेटिव। देखा मैं नहीं समझा, बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? पक्का चक्कर तो नहीं दे रहे मुझे? अच्छा चलो, अब ये भी आपने निकालना सीख लिया, ले आ जाए। अच्छा जी, एटवुड मशीन का जरा पढ़ लेते हैं, या मैं बाद में पढ़ा दूं क्योंकि अभी चीज समझी हुई तो पहले उसी को यूज कर, सब कुछ वही है। अच्छा मजे की बात मैं बताना भूल गया जनाब, ये जो बॉडी टेबल की सरफेस पे पड़ी है उसको V का नाम दे देना और ये जो नीचे लटक रही है उसको A का नाम याद रखोगे।